इस वक्त हमारे सामने है पश्चिम बंगाल टीएमसी माइनॉरिटी सेल की महासचिव और कलकत्ता शहर की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट सामाजिक कारकुन सोफिया खान जी। सोफिया जी, आपका हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया में स्वागत है। मैम, ये बताएं, इस वक्त पूरे देश न सिर्फ बल्कि पूरे विश्व में भाजपा की पूर्व स्पोक्स पर्सन, पूर्व नेत्री नुपुर शर्मा और भाजपा के एक और नेता, दिल्ली भाजपा आईटी सेल के नेता नवीन कुमार जिंदाल की जो विवादित जो टिप्पणी है, उसके बाद पूरे भारत में जो कोहराम मचा हुआ है और उसके बाद लोग सड़कों पर आ गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। आपका इस पर क्या ख्याल है? कौन है ये नुपुर शर्मा? किस बेशर्मी के साथ ये आकर जो है नेशनल टीवी में बैठ जाती हैं। बैठकर मैंने देखा ये अनफॉर्चुनेटली मैंने इस पूरे वीडियो को भी देखा था। मैं लाइव देख रही थी उनको। जब वो कह रही थी तभी मुझे लगा था कि ये अब कुछ होने वाला है और शायद वो इसलिए ही कह रही हैं कि कुछ करना था उन्हें। और नुपुर शर्मा पूरे देश में हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है नुपुर शर्मा, ये एक नुपुर शर्मा जो है वो नुपुर शर्मा नहीं है, ये भाजपा का काला रूप है। भाजपा के एक एक लीडर के अंदर नुपुर शर्मा छुपी हुई हैं। नुपुर शर्मा एक ऐसा कलंक है, भाजपा रूपी कलंक, जो पूरे देश में आप देख सकते हैं। और ये जो नुपुर शर्मा के द्वारा भाजपा के मुंह से जो निकलता है, जहर उगलना जिसको कहते हैं, ये कोई नुपुर शर्मा ने कोई नया काम नहीं किया, मुझे नहीं लगता। 2014 से तो ये सारा चीज़ चला ही आ रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं इन्होंने हद कर दी आपने, बिल्कुल हद कर दी। नुपुर शर्मा ने एक तरह से कह सकते हैं पूरी हदों को पार कर दिया। वो भी एक नेशनल टीवी सिर्फ नेशनल इंडिया में नहीं दिखाया जाता, बल्कि कई देशों में इसका लाइव टेलीकास्ट होता है। तो हिम्मत की मैं दाद दूंगी कि किस बेशर्मी से वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड, जिसको हम इस्लाम कहते हैं, इस्लाम जो है पूरे विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट एक रिलीजन है, उसको लेकर बड़े बेबाकी से उन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बहुत ही बेशर्मी से ये बातें जो कही हैं, ये तो बिल्कुल प्लान था ताकि देश में लोग सड़कों पर उतर आएँ, मुसलमान जो है प्रोटेस्ट करें और ये दिखा पाएँ कि देखो भाई ये जिहादी कौम है, देखो भाई ये फसादी कौम है, देखो भाई हिंदू खतरे में हैं, हिंदुओं को भी एक हो जाना चाहिए। तो ये तो साजिश है। तो हम नुपुर शर्मा के अरेस्ट को, हमको लगता है कि लोग नुपुर शर्मा को अरेस्ट करवा देने से मुझे लगता है कि ये कहानी ख़त्म होने वाली नहीं है। और अगर अरेस्ट ही करवाना होता भाजपा को तो कब की जो नुपुर शर्मा है वो सलाखों के पीछे होती। लेकिन भाजपा को तो ये फसाद करवानी है, ये फसाद करवाने के लिए ये सारी साजिश रची गई है। तो एक नुपुर शर्मा को अरेस्ट करके वो ये फसाद को बंद क्यों करवाएंगे? क्योंकि ये तो कराने के लिए ही कहवाया गया है ना। और दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने मुसलमानों को 2014 के बाद एक फसादी कौम, जिहादी कौम, दंगा करने वाले कौम का जो नाम दिया है, रूप दिया है, ये एक प्लान है। क्योंकि अगर मुसलमान इस तरह के होते तो मुझे लगता है बाबरी मस्जिद जब टूटी थी, वो तो जिस वक्त जो माहौल हुआ था वो छोड़ दीजिए, लेकिन जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनेगी, तो आप बताइए 2014 से पहले कितने मुसलमान सड़कों पर थे। ये कानून जब आया था, ये जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, मुझे नहीं लगता कि एक भी मुसलमान ने रस्तों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया होगा। आज जब उन्होंने देखा कि अरे राम मंदिर वही बनेगी, चलो भाई मंदिर बन गई, अब इनको लगता है कि क्या नया मुद्दा लेके आए जहां पर उनको मेजॉरिटीज़ का वोट मिल सके। तो अभी आप देख सकते हैं हाल में बुलडोज़र चला दिया, हाल में देखा गया कि वो रामनवमी पर खुद पत्थरबाजी करवाते हैं, या जिस भी तरह से जो भी होता है उसको क्योंकि रामनवमी तो भाई हज़ारों सालों से रामनवमी हो रहा है देश में, तब तो कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। 2014 के बाद ही क्या रामनवमी में पत्थरबाजी हुई? 2014 के बाद ही क्या लोगों ने बीफ खाना शुरू किया? 2014 के बाद ही क्या ज्ञानवापी मस्जिद अचानक से एक मस्जिद है जहां पर एक आविष्कार, चमत्कार हो गया, जहां पर एक शिवलिंग निकल आता है? मतलब ये सारे चमत्कार 2014 के बाद क्यों हो रहा है? तो मुझे लगता है कोई भी इंसान जिसकी थोड़ी सी भी बुद्धि होगी, वो अपना लॉजिक ज़रूर लगाएंगे और ये ज़रूर सोचेंगे कि ये नुपुर शर्मा, ये फलां शर्मा, ये ढकां शर्मा, ये जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल सेटअप है, प्लान्ड है, ये बिल्कुल प्लान में से चल रहा है। ये भाजपा की एक साजिश है। नुपुर शर्मा को चलो बड़े आराम से उन्होंने कह दिया कि खारिज कर दिया, ये भी उनका प्लान है। ये सब कुछ ये
सोची समझी साजिश है। जिस तरह से इन्होंने IT सेल खरीद लिया है, जिस तरह से इन्होंने मीडिया खरीद लिया है, जिस तरह से यहाँ पे अडानी को खरीद लिया, अंबानी को खरीद लिया, इन्होंने हर एक चीज़ को बहुत आराम से सजा के रखा हुआ है। तो आज ये नुपुर शर्मा की जो कहानी है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अचानक से नुपुर शर्मा टीवी में जाती हैं। एक नेशनल बहुमत की जो सरकार की स्पोक पर्सन जाकर अचानक से कुछ कह दें, मुझे नहीं लगता। बिकॉज हम भी टीवी में बैठते हैं, हम भी डिबेट करते हैं, हमें बाकायदा स्क्रिप्ट मिलता है कि हमें क्या बोलना है। तो यहाँ पर उनको क्या स्क्रिप्ट नहीं दिया गया कि उनको क्या बोलना है? वो जाकर अचानक से एक रिलीजन के बारे में बड़े आराम से वो बोलने लगती हैं। और मुझे लगता है उससे बड़े दोषी तो वो टीवी वाले हैं। जितने भी वो नेशनल मीडिया हैं उनको तो सबसे पहले आप बंद कीजिए, उनकी लाइसेंस को रद्द कीजिए, जो व्यूवर्स हैं उनको देखना बंद कीजिए, उनके TRP को गिराइए। ये लोग गालियां देते हैं खुलेआम, ये गालियां, बच्चे भी आजकल टीवी देखते हैं, ये लोग खुलेआम एक दूसरे को गालियां देते हैं। अभी एक दूसरे की पार्टी को गाली देते देते एक दूसरे के रिलीजन पर आ गए, एक दूसरे के वो धर्म को गालियां देने लगे हैं। खुलेआम ये लोग सेक्स की बातें करते हैं, खुलेआम ये नबी को तौहीन करते हैं, खुलेआम। देखिए, किसी भी धर्म को, मैं नहीं कहती कि कोई भी मुसलमान को भी किसी हिंदू के धर्म को किसी भी तरह से बुरा भला बोलना चाहिए, किसी को भी करने का हक नहीं है। जो भी ऐसा करते हैं उनको सलाखों के पीछे पड़ना तो चाहिए ही, लेकिन वैसे सबसे पहले उस मीडिया को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इनको तो मज़ा आता है कि अरे हमारे व्यूअर्स बढ़ गए, हमारा TRP बढ़ गया, वो खुश हो रहे होंगे। मैंने ये देखा इस टीवी में, हमने देखा कि नमिका कुमार जो वहाँ पर एंकर थी, उन्होंने एक ज़रा भी आपत्ति नहीं जताई। जिस वक्त नुपुर शर्मा बेशर्मी से ये सारी बातें कह रही थी, उस वक्त मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने एक ज़रा भी उसको बीप किया या उसको बंद किया या उनको हटा दिया। नहीं, उनको लगा कि अरे ये तो मसाला मिल गया। मसाला है भाई, मुसलमानों को आज इंसल्ट करके आपको मसाला मिल रहा है, आज मुसलमानों को जलील करके इनको मसाला मिल रहा है। आज चलो, जितने भी अंधभक्त हैं, जितने भी भाजपा के समर्थक हैं, जो लोग भी कहते हैं कि अरे पेट्रोल तो 200 में भी खरीद लूँगा, लेकिन मुसलमानों को मोदी बता रहा है, मुसलमानों को जलील कर रहा है, इस सोच के साथ अगर आप मोदी को लेकर आते हो भैया, तो आज मुसलमान कितने दिन सफ़र करेंगे? मुसलमान वो कौम है जिनको कोई कभी डरा नहीं पाया है। तो आज आप क्या डरा पाओगे? बड़े बड़े हिटलर चले गए, बड़े बड़े फिरौन चले गए, बड़े बड़े लोग चले गए, तबाह हो गए, बड़े बड़े लोग जो है नष्ट नाबूद हो गए, वो मुसलमान को कभी गिरा नहीं पाए। तो आप क्या हो? आज 5 साल 2024 में अगर आ भी गए तो 2000 बहुत ज़्यादा, तो 2029 में तो आपका खात्मा है ही। लेकिन तब तक जो ये अंधभक्त हैं, जब जो लोग भाजपा के समर्थक हैं, वो लोग वही हो जाएगा। सोफिया जी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। 2014 से 2022 में 8 साल में जो भारत में जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ में, ये तो जग जाहिर है। अमेरिका बार बार आपत्ति जताता है कि भारत में मुसलमानों के साथ जाति हो रही है। हालांकि जो खाड़ी के देश है, गल्फ़ कंट्रीज़ है, उन लोगों ने कभी भी इस पर आवाज़ नहीं उठाई है। लेकिन इस बार पहली बार जब नुपुर शर्मा पे लेकर प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में जो बातें हुई है, खाड़ी के देश कुवैत, कतर, ईरान, सऊदी, सबने भारत के जो राजदूत को बुलाया, उनको समन किया और उनके इस बयान पर जब उन्होंने निंदा की, तो भारत के जो राजदूत थे, उन लोगों ने नुपुर शर्मा और भाजपा के एक और नेता, उनको फ्रिंज एलिमेंट्स कहा। उसके फ़ौरन बाद ही 10 दिन के बाद 26 तारीख को नुपुर शर्मा ने अपना बयान दिया था और 5 तारीख को जो है भाजपा इनके बयानों से किनारा कशी करती है। और भाजपा ये कहती है, भाजपा के जो एक स्टेटमेंट जाहिर होता है जो मीडिया में दिया जाता है, उसमें कहा था कि भाजपा सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है। मेरा आपसे सवाल है कि नुपुर शर्मा को लेकर 26 तारीख को जो कांड हुआ, 27 तारीख से भारत में विरोध चल रहा था, भारत के मुसलमान इतने दिन से सरकार बिल्कुल सोई हुई थी, भाजपा सोई हुई थी, लेकिन जैसे ही अरब के कंट्री ने इस पर विरोध जताया, संग भाजपा जो है नींद से जाग गई और दोनों को पार्टी से निलंबित किया और निष्कासित किया। मेरा सवाल ये कि क्या भारत के मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर जो खाड़ी के देश है उनसे भारत का जो बिजनेस का रिश्ता है, कारोबारी रिश्ता है, वो खतरे में पड़ रहा था, जिसके कारण ये भारत ने या
भाजपा ने ये कदम उठाया, क्या लगता है? देखिए, साफ तौर पर ये जाहिर सी बात है, इन्हें लगा था कि यहाँ पर मुसलमान जो है 14% है या 18% या 20% है, चलो भाई इनको साइड भी कर दूंगा तो 80% जो हिंदू को अगर हम एक कर देंगे तो हमारा वोट तो वैसे ही चल रहा है, क्योंकि इनको रोजगार देनी नहीं है, इनको जो है महंगाई कम करनी नहीं है, इनको जो है औरतों की सुरक्षा देनी नहीं है, तो अल्टीमेटली इनको देनी क्या है? अल्टीमेटली भाई दे दो मुसलमानों को, तो हम बता रहे हैं हम तो भाई हिंदुओं के हित में काम कर रहे हैं, देखो मुसलमानों को जलील कर रहे हैं, देखो मुसलमानों को हम गाय खाने से रोक रहे हैं, मुसलमानों को हम हर दिन जो है जलील कर रहे हैं, उनको जिहादी और फसादी कौम बता रहे हैं, तो ये मुद्दे लेकर वो चल रहे हैं। लेकिन इनको शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि आज इन्होंने मुसलमानों की तौहीन की, तब तक तो ठीक है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन मुझे नहीं लगता इस पूरे वर्ल्ड में किसी भी मुसलमान क्या, मुझे लगता है कि कोई भी एक सोचा समझा, एक अच्छा सुलझा हुआ इंसान, कोई भी एक बड़े प्रॉफिट के शान में अगर कुछ गुस्ताखी करी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग आवाज़ उठाए बिना रह पाएंगे। तो आज जब इनको लग गया कि ये बातें अब इस तरह से आ रही हैं, तो अरे भाई एक नुपुर शर्मा क्या है, उनका पल्ला झाड़ लो। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि नुपुर शर्मा के वो जो एक एक शब्द थे, एक एक जहरीले जो शब्द थे, वो उनके खुद के नहीं थे। नुपुर शर्मा एक नुपुर शर्मा नहीं है, बल्कि भाजपा में सारे जो लीडर्स हैं उनके सारे चेहरों पर नुपुर शर्मा छुपी हुई हैं। तो आप कितने नुपुर शर्मा को निकालिएगा, आप कितने नुपुर शर्मा को बाइकआउट कीजिएगा? आपकी तो पूरी पॉलिसी ही एंटी मुस्लिम चल रही है। अरे भाई मुस्लिम को गाली दे दिया, अरे वाह वाह बहुत बड़े लीडर हैं। मुस्लिम को जलील कर दिया, अरे वाह वाह बहुत बड़े लीडर हैं। मुस्लिम जो है वो कुछ भी, मतलब आप उल जलूल कुछ भी बोल दीजिए, अजान के ऊपर टिप्पणी कर दीजिए, लाउड स्पीकर के पर कर दिए, औरतें हिजाब लगा रही हैं तो कर दिया, औरतों का 3 तलाक हो रहा है। अरे भाई हर तरीके से आपको मुसलमानों को छोड़ दे, अरे भाई जियो और जीने दो। एक तरह से कहते हैं ना, हमें अपनी जिंदगी अपने देश में अपने तरीके से जीनी है। आप नहीं बताओगे हम क्या खाएंगे, आप नहीं बताओगे हम क्या पहनेंगे, आप नहीं बताओगे कि हम किस तरीके से नमाज पढ़ेंगे या कहाँ पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, हमें अजान सुननी है नहीं सुननी है, आप ये डिसाइड नहीं करोगे, क्योंकि ये देश 2014 के बाद से हमें सिटीजनशिप नहीं मिली है। हमारे बाप दादा ने अपनी खून की नदियां बहाई हैं। हमारे मतलब जितने भी मुसलमान हैं, हिंदू सिख ईसाई, सारे लोग मिलकर लड़े थे, तब हमारे देश को आज़ादी मिली थी। ये आज़ादी के वक्त कहाँ थे भाई? भाजपा का तो उस वक्त नामो निशान तक नहीं था, नामो निशान भी नहीं था। बताइए एक भी ऐसे भाजपा के लीडर हों जिनके बाप दादाओं ने आज़ादी में हिस्सा लिया हो, बता दीजिए आप। आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज मुगलों का नाम लेते हैं। मुगल जो थे वो उन्होंने क्या नहीं दिया देश को? 7 वंडर्स, जिसको हम ताजमहल के नाम पर जानते हैं, हमारे देश की खूबसूरती है, टूरिज्म है, उससे हमारे देश को पैसा आता है, उसके बारे में भी उल जलूल। मतलब इनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि वाकई में काम नहीं है इनके पास, तो कोई मुद्दे नहीं। अरे भाई टीवी में आकर क्या बोलेंगे कि हमने जो है बहुत बड़ा एक इमारत बना दिया है, ये क्या कहेंगे कि इन्होंने क्या बहुत बड़ा स्कूल और कॉलेज बना दिया है, इन्होंने ये क्या कहेंगे? ये तो ये भी नहीं कह पाएंगे ना कि भाई रेलवे भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, अडानी को ये भेज दिया, वो भेज दिया, किसानों को कुचल के मार दिया। क्या बोलेंगे? क्या बोलने के लिए बस यही है भाई, हिंदू मुसलमान, मुसलमान जो है ऐसा है, मुसलमान वैसा है, हिंदू खतरे में है, अरे जय श्री राम बोल के, अरे बाप रे, मतलब कुछ पटाखा कर दिया। मतलब इस तरह की चीज़ें करके ये यही साबित करना चाहते हैं कि भाई हम लोग हिंदुओं के साथ है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग भी सोचे समझे, कितना दिन चलेगा? देखिए हर एक चीज़ का खात्मा होता ही है। लोग 5 साल 10 साल 15 साल आप ये पॉलिसी के साथ आप चल जाइएगा, लेकिन आगे तो लोग भाई खाएंगे ना। जब पेट में भूख लगती है ना, तो सब हिंदू मुसलमान हवा निकल जाता है। जब आपको भूख लगेगी, जब आप ऑक्सीजन, लास्ट ईयर क्या हुआ था 2020 और 21 में, जब लोग ऑक्सीजन के कारण मरे थे, तब हमने ये नहीं देखा, हमने नहीं, जब लाशें गंगा में बही थी, हमने नहीं देखा मुसलमान है या हिंदू है। हम तब जब हमें हमारे पड़ोसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी तो हम दौड़ते थे, हम नहीं देखते थे हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं, हमने नहीं देखा था। लेकिन ये जो भाजपा है, इनका कोई जात धर्म नहीं है, ये हिंदू नहीं, मैं नहीं मानती ये हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू के धर्म में ग्रंथ मैंने भी पढ़ा है, मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो लोग देखिए कोई भी ग्रंथ, वो बाइबल हो, कुरान हो, वो गीता हो, मुझे नहीं लगता कहीं भी नफरत लिखी हुई है। कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि आप मुसलमानों को जलील कर दो तो आप बहुत बड़े कौम हो गए, आप मुसलमानों को एकदम गिरा दो तो आप जो है बहुत बड़े हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हो गए। क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? ये लोग सिर्फ अपने वोट को बनाते हैं, पैसा खाते हैं, और बस इनको लगता है कि हमें सत्ते पर बने रहना है, और सत्ते पे बने रहने के लिए
हिंदू खतरे में है। सोचने की ज़रूरत है। 2024 का प्लानिंग है। अभी आप देखिए, अभी तो 2022 शुरू हुआ है, इनफैक्ट आधा खत्म हो गया है। 1.5 साल और है। 1.5 साल में मुझे लगता है कि कई ऐसे मुद्दे आएंगे। हर 10 दिन में तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है। बुलडोज़र, 10 दिन गुजरा, बुलडोज़र 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 बुलडोज़र, पूरी मीडिया में बुलडोज़र, डिबेट हो रहा है, बुलडोज़र। अरे भाई डिबेट करो भाई, पढ़ाई कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, औरतों की सुरक्षा कहाँ है भाई, पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ रहा है, कैसे घटेगा, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। मुझे लगता है जितने पैनलिस्ट आते हैं टीवी पर, उनको इस पर चर्चा करनी चाहिए कि देश कैसे तरक्की करे, देश के युवा कैसे नशा मुक्त हों, देश के युवा किस तरह से और ज़्यादा हम क्रिकेट में आगे जाएं, किस तरह से हम फुटबॉल में ओलंपिक जीत कर लाएं। हम क्या डिबेट करते हैं कि मुसलमान जो है वो जिहादी कौम है, हम डिबेट करते हैं कि हिजाब मत पहनो, हम डिबेट करते हैं कि हम औरतों को जज करते हैं उनके पहनावे पे, हम डिबेट करते हैं कि अजान क्यों हो रहा है, हम डिबेट करते हैं कि नमाज लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ये एक डेवलपिंग, हम कहते हैं हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। इसको क्या हम डेवलपिंग कंट्री क्या कहते हैं, जहाँ पर हम रिलीजन को लेके हम बड़े बड़े जो पैनलिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े हस्ती हैं, वो आकर इस बारे में बात करें। दिस इज सीरियसली अब बहुत सोचने की बात है। मुझे लगता है कि आज जितने भी नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जितने बड़े तबके के जो स्कॉलर्स हैं, आज सामने उनको रस्तों पे आनी चाहिए। यहाँ पर लोगों को, मुझे लगता है कि समझदार लोगों को रस्तों पे आना चाहिए कि हम ऐसे डिबेट को बंद करिए, ऐसे टीवी चैनल को बंद कीजिए, ऐसे मीडिया को बंद कीजिए। सिर्फ नुपुर शर्मा के अरेस्ट से कुछ नहीं होने वाला। हमें प्रोटेस्ट इसलिए करना है कि हमें उस चैनल को बंद करवाना है जहां से ये चीज़ें शुरू होती हैं, क्योंकि वो बढ़ावा देते हैं। अगर आज वो बढ़ावा नहीं देते तो नुपुर शर्मा की हिम्मत नहीं थी कि आज वो नबी करीम की तौहीन कर सके। तो सोफिया जी, मेरा आखिरी सवाल है, क्या लगता है, डू यू थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टॉप वाचिंग दिस नफरती चैनल्स? जी बिल्कुल, जब तक इनकी कमर को हम नहीं तोड़ेंगे तब तक ये सुधरेंगे नहीं। क्योंकि मुझे याद है कि जब कोरोना वायरस बीमारी जब पूरे देश में थी, भारत में थी, इन लोगों ने पूरा जोर लगा दिया था तबलीगी जमात को, मुसलमानों को कोरोना वायरस से जोड़ने के लिए। कोरोना बम, कोरोना जिहाद, और मुसलमानों का नाम ही कोरोना वायरस रख दिया गया था पूरे देश में। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो मुसलमान ठेले वाले थे, जो मुसलमान गरीब जो फल सब्जी बेच के अपना गुजारा करते थे, उनको पीटा जाता था, मारा जाता था, उनका आईडी कार्ड मांगा जाता था, नाम उसका पूछ के मारा जाता था। इस तरह की अनगिनत खबरें सोशल मीडिया में, टीवी पे आई है। और एक दूसरा सवाल कि ये जो घटना जिस चैनल में हुआ, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए ये अगर यही चीज़ रवीश कुमार के साथ होता, एनडीटीवी के साथ होता, तो क्या होता? मेरा सवाल। देखिए, पहला सवाल का जवाब तो मैं ये दूंगी कि इन्होंने जो कहा कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैला था, तो इसके बारे में तो टीवी चैनल ने दावा किया था। इसके बारे में तो बोलना जैसे हो गया, मतलब ये एक बहुत ही गंदा मजाक मैं कह सकती हूँ। और कर्मा जो है वो आता है। क्या हुआ था, आपने तबलीगी जमात को कहा कि वो कोरोना फैला रहे हैं, और आपने क्या किया हिंदुओं के साथ? गंगा घाट में लाशें बहा दी। क्या किया आपने? इसका तो जवाब यही है। आपने लाशों को बहा दिया, आपने लाशों को फेंक दिया, आपने लाशों को गंगा में बहा दिया। मुसलमान कौम को बदनाम करना बंद कीजिए। इनफैक्ट ये बदनाम इसलिए ही करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि ये बदनाम इसलिए करते हैं क्योंकि टीआरपी बढ़ानी है। अरे वाह वाह, क्या बोला क्या बोला, अरे ये पैनलिस्ट वो, मुझे लगता है कि जो जितना गंदा बोलता है मुसलमान के बारे में, भाजपा की मैं एक और पॉलिसी बता दूं कि भाजपा में जो ज्वाइन करते हैं ना, तो कई लोग कसम खाते होंगे, तो शायद उनसे कसम लिया जाता होगा कि आप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कसम खाइए कि आपको एंटी मुस्लिम बोलना है। तोते की तरह आप किसी देखिए आप पैटर्न देखिए, किसी भी पार्टी से बदल के अगर वो भाजपा में जाते हैं, अचानक से वो भाजपा की बोली बोलने लगते हैं। उनका शायद स्क्रिप्ट दिया होगा कि आपको सबसे पहला कसम खाना है कि आपको एंटी मुस्लिम बोलना है, आपको मुसलमानों के खिलाफ बोलना है, आपको मुसलमानों को जलील करना है, आपको मुसलमानोों को तौहीन करना है। मुझे लगता है ये उनकी पॉलिसी में है। और जैसे ही वो भाजपा को बदल के फिर दूसरे पार्टी में आ जाते हैं, सेकुलर पार्टी में, अचानक से वही इंसान वही है, अचानक से वो तोते की तरह बदल जाता है। तो ये इससे आप क्या समझते हैं? इसे यही समझते हैं कि भाजपा की पॉलिसी है कि भाई हमें तो विकास करनी नहीं है, हमें तो जैसा मैंने अभी कहा कि शिक्षा देनी नहीं है, हमें जो है महंगाई कम करनी नहीं है। तो अल्टीमेटली करनी क्या है? एंटी मुस्लिम बोलनी है, ताकि लोग उसी में उलझ कर रह जाते। देखिए, लोग तो सारे लोग लिटरेट है नहीं। समय कम है। मेरा दूसरा सवाल का जो मैं आपसे जवाब चाहूँगा, अगर ये डिबेट, इस तरह की बातें एनडीटीवी, जिसे भारत में जो लोग कहते हैं कि ये अंधेरे में उजाले की किरण है,
NDTV में होता और रवीश कुमार जी अगर इस प्रोग्राम के एंकर होते तो क्या वो सलाखों के पीछे नहीं होते? देखिए, थैंक गॉड कि हम इस भेड़िए, गोदी मीडिया भी मैं नहीं कहूँगी, भेड़ी मीडिया जो है, भेड़िया के रूप में भेड़ की जो जमात है, उसके बीच में एक, चलिए शेर कह सकते हैं, रवीश कुमार जैसे शेर भी हैं। कम से कम मीडिया की इज्जत बच गई। 90% में 1 या 99% में 1% है, तो मीडिया, मुझे लगता है जर्नलिज्म की इज्जत बचा रखी है रवीश कुमार ने, मैं उनको सैल्यूट करूँगी। और जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर ऐसा नहीं है कि अभी भी चाप नहीं आया होगा। इतने दिन से वो जो सच बोल रहे हैं, उस सच बोलने की कीमत उन्होंने ज़रूर चुकाई होगी और चुका भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर उनके चैनल में अगर इस तरह की हरकत हुई होती, इस तरह की गंदी बातें की गई होती, किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी स्कॉलर को लेकर, किसी भी प्रॉफिट को लेकर अगर बोली गई होती, तो मुझे लगता है कि आज नुपुर शर्मा नहीं बल्कि रवीश कुमार अंदर होते, जेल में होते, उनके ऊपर उनका शायद चैनल को बंद कर दिया जाता, लाइसेंस ले लिया जाता। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अल्टीमेटली ये बीजेपी ने खरीद लिए थे, कोई पैसा बोलता है, अल्टीमेटली उन्होंने पूरे मीडिया को खरीद लिया। और ये मीडिया जो है वो अपना काम नहीं कर रही, ये देश के लिए काम नहीं कर रही। पहले हम कहते थे कि मीडिया 4th पिलर है भाई देश का। पहले ज़माने में जब टीवी नहीं होता था, देश की आज़ादी के टाइम में प्रिंट मीडिया ने कमाल कर दिया था, यहाँ से वहाँ, उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं। अब सोचिए कि कैसे हिंदुस्तान के चारों कोने में खबर कैसे पहुँचती होगी, कितने सच्चे होंगे वो लोग, कितना सच्चा लिखते होंगे, जहाँ पर लोगों को पता चलता होगा कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। और आज दुख की बात यह है कि हर एक घर में टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, क्लिक कीजिए कि दुनिया खुल गया। लेकिन दुनिया में क्या खुला? झूठ का पोटला खुला। तो ये झूठ का पोटला देखने से अच्छा था कि हम उसी ज़माने में होते जहाँ पर कम से कम ये झूठे लोग, झूठी मीडिया, गोदी मीडिया, भेड़ी मीडिया नहीं होती। कम से कम हमें 2 ही न्यूज़ हम पढ़ते दिन में, अखबार में, कागज़ में, लेकिन सच पढ़ते। लेकिन एलास, अफसोस कि वो दौर ख़त्म हो चुका है और ये भेड़ बकरी की जो भी है जमात, वो लगी हुई है। थैंक यू सो मच। स्पीकिंग टू हालात बंगाल एंड न्यूज़टैक इंडिया। ये थी सोफिया खान, जाने मानी सोशल एक्टिविस्ट और TMC की नेत्री। थैंक यू सो मच।